नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि शीला यहाँ पर दमयंती के पास एक कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अभी तक कितना हुआ है, और साथ के साथ वो दमयंती को कहती है कि तुम सभी ही सर्वर्स को हैक करके एक बार ये जानने की कोशिश करो कि यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है या नहीं। और फिर वो साथ के साथ ये भी कहती है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है उस एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि अगले महीने कॉलेज के 150वीं एनिवर्सरी पर हमारा काम पूरा होना चाहिए और हमें अपना काम उसी दिन ही पूरा करना है। ये कहते हुए ही अब शीला अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और इधर अब दमयंती देवी इसी सोच में ही थी कि कहीं राजीव अंजलि के पास तो नहीं है, क्योंकि शीला के कहे अनुसार अगर अंजलि के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो वैसा भी तो हो सकता है कि अगर जब राजीव को इसके बारे में पता चला तो वो अंजलि के पास ही हो। दमयंती अभी ये सोचते हुए ही अभी अपना लैपटॉप निकालती है और फिर वो शीला के दिए हुए काम में लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अब तक राजमहल में राजीव गुलेरिया और बड़ी रानी के भाई दोनों ही अभी एक दूसरे से ही बात कर रहे थे कि तभी बड़ी रानी के भाई के फोन पर अब शीला मौसी का फोन आ रहा था, क्योंकि दमयंती का फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद अब शीला यहाँ पर बड़ी रानी के भाई को फोन कर देती है। बड़ी रानी के भाई ने अपना फोन निकाला और फिर उसे उठाते हुए ही कहा कि बोलो शीला, क्या हुआ है, क्यों कॉल किया है। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि वो बॉस, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। शीला की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी का भाई कहता है कि कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि तुम मुझे अपना बॉस मत बुलाया करो, क्या तुम्हें एक ही बार में बातें समझ में नहीं आती क्या। हमारे बॉस ने तुम्हें हम सब के ऊपर रखा हुआ है और फिर भी तुम हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें सामने से बॉस कहकर बुलाती हो। ये तो तुम भी जानती हो कि बॉस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर तब बस तुम्हें ही रखते हैं। अरे हमारी इतनी औकात कहाँ कि बॉस हमें तुम्हारे बराबर भी समझे, लेकिन फिर भी तुम हमें छोटा दिखाने के लिए बॉस कहती हो, जिससे मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें मेरी एंट्री कॉलेज में करवानी है, वो भी किसी भी हाल में। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करवाओगे। शीला की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी का भाई कहता है अभी तो पॉसिबल नहीं है शीला, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं देखता हूँ, अगर हुआ तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी एंट्री ऑफिस में कॉलेज में करवा ही दूंगा। ये सुनते ही अब शीला गुस्से से कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ अपना काम चाहिए है। तुम मुझे अगर मैंने वहाँ पर बोला है कि मुझे कॉलेज में एंट्री चाहिए तो मुझे कॉलेज में एंट्री चाहिए, इसके लिए तुम देख नहीं सकते, बल्कि तुम्हें उस काम को करना ही है। तुम भूल तो नहीं गए हो ना कि मरे हुए किंग के डर से तुम सब को आज़ाद करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी, क्योंकि अगर उस समय मैं नहीं होती तो अब तक तुम उसके चंगुल में ही फंसे हुए होते। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा भी क्या किया था उस मरे हुए किंग ने, जो तुम सब उसके नाम से भी इतना थर थर कांपने लगते हो कि तुम्हें उस समय कुछ भी समझ नहीं आता। शीला की इस बात को इग्नोर करते हुए बड़ी रानी का भाई कहता है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहते हुए ही अब वो अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि शीला की बातें अब यहाँ पर बड़ी रानी के भाई को भी तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि शीला के बोल इतने कड़वे थे कि उससे अब वो और भी ज्यादा बात नहीं कर सकता था। हालांकि वो जानता था कि उसके बॉस ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर शीला ही रखा है, इसलिए अपने बॉस के अनुसार ही उसे शीला की हर एक बात को सुनना पड़ता था, वो भी ना चाहते हुए ही। इसलिए अब वो जब उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता था तब उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो अब शीला के और भी कड़वे वचनों को सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि शीला ने अब यहाँ पर सीधे ही उस पे किंग के पीछे की बातों को लेकर उस पे हम बातों में ही हमला बोल दिया था।
अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट करके अब उसे अपने बेड पर फेंक देता है गुस्से में। अब बड़ी रानी का भाई का ऐसा रिएक्शन देखकर अब राजीव उससे कहता है, क्या हुआ है तुम्हें और क्या कहा है शीला ने? पता नहीं ये औरत क्या करके मानेगी, सबसे ही ऐसे ही बात करती है। राजीव गुलेरिया की बात का जवाब देते हुए अब बड़ी रानी का भाई कहता है, तुम इस मतलबी औरत से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो राजीव, क्योंकि इसका तो काम ही यही है। ये एक सबसे बड़ी नागिन है, पता नहीं कब किसको डस लेती है, जो अपनी बहन के ही मरने की खुद प्लानिंग कर सकती है। भला वो किसी और की क्या होगी, क्योंकि जिसने अपनी बहन को ही मारने की साजिश रखी वो जब अपनी सगी बहन की ही नहीं हुई तो वो अब हमारी क्या ही होगी। इससे अब हम और एक्सपेक्टेशन भी क्या कर सकते हैं। वो तो हमारा बॉस ही ऐसा है जिसने इसे अपने सिर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, नहीं तो उस अपने बॉस की वजह से ही हमें इसे झेलना पड़ता है, वरना ये औरत इन सब के लायक ही नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ी रानी का भाई कहता है कि यार मेरी एक ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। ये सुनते ही अब राजीव हैरानी से उसे देखता है कि आखिर उसकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो उसे अधूरी रहने का डर है। इसलिए अब राजीव ने कहा कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश है। राजीव की बात को सुन का जवाब देते हुए अब बड़ी रानी का भाई कहता है, यार मैं चाहता था कि एक बार ये शीला का सामना मरे हुए किंग के साथ हो जाता ना तो बड़ा ही अच्छा होता, क्योंकि जब भी उससे बात होती है वो घूम फिर के सारी ही बातों को वहीं पर ही किंग की बातों पर ही घुमा देती है और उन्हें हमें एक टोंट मारने का मौका मिल जाता है। बस मेरी जिंदगी से अब एक ही ख्वाहिश है कि शीला का सामना एक बार तो उस किंग से हो जाना चाहिए था, उस मरे हुए किंग से। लेकिन अफसोस वो किंग तो अब मर चुका है तो वो काम तो अब मेरा होगा ही नहीं, इसलिए मेरी एक ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह गई। अगर कसम से अगर उसकी शीला का सामना उस किंग से होता ना तो उसे भी पता चलता कि डर किसे कहते हैं, उसे भी ये सब पता चल जाता, क्योंकि वो बार बार हमारा मजाक जो उड़ाती है। बड़ी रानी के भाई की इस बात पर अवारजी कहता है, भाई शांत हो जाओ, ज्यादा मत सोचो। अरे वो औरत का तो दिमाग ही खराब है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अरे वो एक जिंदी जागदी एक चुड़ैल है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी का भाई कहता है कि देख ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहन से कोई प्यार नहीं करता हूँ या मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बहन से प्यार भी करता हूँ और उसकी परवाह भी करता हूँ। लेकिन यार जैसे मौत शीला ने स्वाति मल्होत्रा के लिए प्लान की थी ना, वैसे तो हम अपने दुश्मन की भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कसम से शीला ने अपनी बहन के साथ सच में बहुत ही बुरा किया है। माना कि हम बहुत ही बुरे हैं, हम वो सारे ही बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन हम इतने भी नहीं हैं कि किसी को तड़पा तड़पा कर मारा जाए। ऐसा प्लान तो सिर्फ शीला ही बना सकती है, वो सब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा तो खुद उसकी सगी बहन थी। भला स्वाति मल्होत्रा ने शीला का ऐसा क्या ही बिगाड़ दिया था जो उसने स्वाति मल्होत्रा को ऐसे तड़पा तड़पा कर मारा था, उसे ऐसे तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर दिया था। बड़ी रानी का भाई और राजीव अभी एक दूसरे से बात करने में ही बिजी थे, क्योंकि वो अब यहाँ पर शीला के ही बारे में बात कर रहे थे। तो वो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में आज अपने रूम में बैठा हुआ रोहित अभी वही 12-13 साल पहले की यादों में चला जाता है। ये उस दिन की बात है जब रोहित ने आर्यन को गड्ढे से बाहर निकाला था, क्योंकि जब रोहित के पास किसी का कॉल आया था कि तुम्हारे बेटे को दफनाया जा रहा है, तब रोहित उन्हीं बातों को अब याद कर रहा था और फिर वो उसे CPR देकर अब उसकी जान बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी रोहित के कानों में एक बच्ची के भी रोने की वहां पर आवाज आई। रोहित पहले ही आर्यन की कंडीशन को अच्छे से देखकर हैरान था कि तभी वो उस बच्ची की आवाज का पीछा करते हुए उस बच्ची के पास गया, क्योंकि रोहित वहां पर उस गड्ढे से बस अपने बेटे को निकालने के लिए गया था। लेकिन जब रोहित ने आर्यन को उस गड्ढे से निकाल लिया था तो वहीं पर ही उसे एक और बच्ची की रोने की आवाज आई। उस डायरेक्शन को ढूंढते ढूंढते जब रोहित वहां पर गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी नवजात बच्ची जिसे किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया था। रोहित वहां उस डस्टबिन में उस छोटी सी बच्ची को ऐसे रोता हुआ देखकर बहुत ही हैरान था। रोहित ने अब जल्दी से उस डस्टबिन से उस बच्ची को निकाला और फिर वो दोनों ही बच्चों को लेकर मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में जाकर उन दोनों ही बच्चों को जल्दी से वहां पर वार्ड में एडमिट करवा दिया था।
क्योंकि दोनों ही बच्चों की हालत उस टाइम पर बहुत ही खराब थी। एक तरफ जहां पर आर्यन को मिट्टी में दबाया था तो उससे आर्यन को भी सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहीं उस बच्ची को तो डस्टबिन में डाला हुआ था। इसलिए उस बच्ची का भी जीना उस समय मुश्किल ही लग रहा था, और फिर इसलिए रोहित ने दोनों को ही वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। रोहित ने दोनों ही बच्चों के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, क्योंकि रोहित को यही शक था कि अगर किसी ने ये कहा है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मिट्टी में दबा हुआ है तो उसके लिए कि वो सच में उसका बच्चा है या नहीं। रोहित ने अपना उसे बच्चे के साथ डीएनए करवाने का पहले से ही सोच लिया था, कि जिससे उसे पता चले कि वो उसी का बेटा है या नहीं। लेकिन साथ के साथ क्योंकि रोहित को वहां पर एक बच्ची भी मिली थी, इसलिए रोहित ने अब उस बच्ची के साथ भी अपना डीएनए टेस्ट करवाया, क्योंकि एक पल के लिए उसके मन में यही आया कि कहीं ये बच्ची भी तो उसी की नहीं। कुछ देर के बाद जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई तो आर्यन रोहित का ही बेटा है, क्योंकि उन दोनों की रिपोर्ट पूरी तरह से मैच हो गई थी। लेकिन जब लतिका की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर तो अब रोहित को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला ये कैसे हो सकता है। रोहित का दिमाग उस रिपोर्ट को देख देख कर ही फट रहा था कि आखिर लतिका उनकी बेटी कैसे हो सकती है। रोहित अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसे एहसास होता है कि अनिका ने अभी पीछे से आकर रोहित के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था। जैसे ही अनिका ने रोहित के कंधे पर अपना हाथ रखा तो रोहित अभी अपने सेंस में आया, क्योंकि वो अभी तक अपने वहीं पिछले की बातों को दोहरा रहा था, याद कर रहा था। यहाँ अनिका काफी वक्त से रोहित को आवाज लगा रही थी, उसको बोल रही थी, लेकिन रोहित अपनी पिछली यादों में इतना खो गया था प्रिंसेस लतिका के बारे में कि उसके कानों में अनिका की आवाज भी नहीं जा रही थी। जब अनिका ने काफी देर से ये सब देखा तब उसने एकदम से रोहित के कंधे पर हाथ रख दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अपने ही ख्यालों में था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि अनिका उसे आवाज दे रही थी। अनिका ने इसलिए रोहित से कहा, क्या बात है मिस्टर मारवा, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कितने बार आपको आवाजें लगा चुकी हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर है? क्या कोई चिंता की बात है क्या? क्या कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हो? क्या मुझे कुछ बताना चाहते हो? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ अनिका? रोहित की इस बात पर अब है अनिका हैरान होते हुए अब अनिका कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा ऐसा? आप कब से मुझसे कुछ भी पूछने के लिए परमिशन लेने लगे? कब से आप मुझसे परमिशन लेने लगे हो मिस्टर मारवा? आपके मन में जो भी बात है आप वो मुझे जल्द बता सकते हो। इसलिए मिस्टर मारवा बिना पूछे आज जो भी बात आपके मन में चल रही है, अगर आप मुझसे वो शेयर करना चाहते हैं या मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो बेझिझक कहिए। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित मारवा कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि जब तुम्हारी डिलीवरी हो रही थी तो क्या तुम्हारे साथ कोई और भी लड़की थी उस डिलीवरी रूम में? क्या जो बच्चे को जन्म दे रही थी? क्या तुम्हें कुछ भी याद है अनिका कि जब तुम्हारी डिलीवरी थी तो क्या तुम्हारे साइड में या आसपास किसी और भी लड़की की डिलीवरी हुई हो? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका हैरान जरूर थी कि आखिर रोहित इतनी पुरानी बातों को क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। बस वो अब अपने दिमाग में ही जोर डालती है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था। वो अभी उन्हीं 12-13 साल पुरानी यादों को रिकॉल करने की कोशिश करती है। उन सारी ही चीजों को रिकॉल करने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, एक लड़की थी लगभग मेरे ही एज की थी वो भी, और उसके साथ कोई बुजुर्ग लेडी थी, और दोनों ने ही वहां पर घूंघट डाल रखा था, इसलिए मुझे उनका चेहरा उस घूंघट में साफ साफ दिखाई नहीं दिया। मैं उनके चेहरे से उन्हें नहीं पहचानती। अनिका की ये बात सुनकर तो अब रोहित कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि उस लड़की की उम्र तुम्हारी एज जितनी ही थी? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकती मिस्टर मारवा, लेकिन हाँ मैं एक अंदाजा जरूर लगा सकती हूँ कि हाँ वो लड़की सिर्फ मेरी ही एज के लगभग की थी, क्योंकि उसको देखने में ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सेम मेरी ही एज की है। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि जाने दो अनिका, चलो अब सो जाते हैं।
अब क्योंकि रोहित ने अपना सवाल पूछ लिया था, इससे पहले अनिका कुछ भी रोहित से पूछती उससे पहले ही अब रोहित अनिका को सोने के लिए बोल देता है। लेकिन अनिका के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ चुका था कि आखिर रोहित इतनी पुरानी बातों को उससे क्यों पूछ रहा है, आखिर क्या हुआ है जो रोहित इस तरह से अपने ही ख्यालों में था कि अनिका के कितनी बार आवाज लगाने पर भी वो उसे एक जवाब तक नहीं दे पाया, और जब वो उसे जवाब दे रहा है तो उसके बदले में उसने उससे एक सवाल ही पूछ लिया। लेकिन अनिका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित उसे बताना चाहेगा तो वो उसे खुद ही बता देगा, इसलिए अब अनिका भी अपने सवाल को अपने मन में ही रखती है और वो हाँ में अपना सिर हिला देती है कि हाँ मिस्टर मारवा अब सो जाते हैं। ये कहते हुए ही अब रोहित जाकर बेड पर अब रोहित अनिका का हाथ पकड़कर अब उसे बेड पर ले जाता है और उसे वहीं बैठा देता है और अब वो अनिका से कहता है चलो अनिका अब सो जाओ, रात ज्यादा हो चुकी है। ये कहते हुए ही अब रोहित अपने बेड पर लेट जाता है और अनिका भी अब उसके बगल में आकर लेट जाती है। रोहित अब अपनी हाथ को फैला देता है जिससे अनिका अब उसके हाथ पर अपने सिर को रखते हुए अब रोहित को एक जोर का हक करती है और फिर वो वहां पर उसके साथ लेट जाती है। लेकिन लेटते वक्त ही अब वो रोहित से पूछती है कि क्या बात है मिस्टर मारवा, इतने सालों पुरानी इंफॉर्मेशन लेकर कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। क्योंकि अनिका के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ गया था एक पल के लिए, तो उसने भी सोचा कि रोहित शायद कुछ समय लेकर उसे कुछ ही खुद ही बता देगा। लेकिन अब जब अनिका ने देखा कि रोहित ने तो सोने की पूरी ही तैयारी कर दी थी, तब अनिका फिर से उस बात के टॉपिक को उठाती है कि शायद रोहित उसे कुछ बता दे। अनिका किस बात पर? अब रोहित मारवा कहता है कि मैं नहीं अनिका, शायद वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहता है, क्योंकि मैं तो खुद भी वो गड़े मुर्दे बिल्कुल भी नहीं उखाड़ना चाहता। लेकिन अब लगता है समय ऐसा आ गया है, क्योंकि समय अब सारी ही बातों को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को एक फोरहेड किस करता है। अनिका इस बात को सुनकर अब एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर रोहित कहना क्या चाहता है। लेकिन अनिका अब यहाँ पर रोहित के आंसर का वेट करती है, उससे पहले ही अब रोहित उसे गुड नाइट कह देता है। अब अनिका भी रोहित के चेहरे को हैरानी से देखती है। रोहित अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि वो अब अनिका को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अनिका का सवाल अभी भी उसके मन में ही घूम रहा था, लेकिन रोहित को इस तरह से देख कर के रोहित सच में कोई बात नहीं बताना चाहता। अब अनिका भी उसे साथ में गुड नाइट कह देती है और फिर दोनों ही अब सो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस के कॉलेज मैनेजमेंट के अपार्टमेंट में अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रही दमयंती ने पेरिस के हर एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक कर लिया था। दमयंती ने अपने लैपटॉप से वहां पर पेरिस के हर एक हॉस्पिटल को बारी बारी से हैक करके वहां की पूरी ही सीसीटीवी फुटेज से वहां पर देखने की कोशिश की थी कि कहीं अंजलि को किसी हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं कराया गया है। लेकिन उसने हर एक हॉस्पिटल को अच्छे से चेक करने के बाद जब उसने अंजलि की कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिली, तब अब दमयंती यही सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर अब शीला मौसी का दोबारा से फोन आता है। दमयंती ने जब शीला का फोन उठाया तो सामने से शीला ने कहा, क्या बात है दमयंती, क्या मेरा काम हो गया है जो मैंने कुछ समय पहले ही तुमसे कहा था? क्योंकि शीला मौसी ने दमयंती को ये कॉल बस अंजलि के बारे में ही पता करने के लिए किया था कि शायद अब तक दमयंती ने सारे ही पेरिस के हॉस्पिटलों में शायद चेक कर लिया होगा उन्हें हैक करके कि आखिर अंजलि के बारे में कुछ पता चला या नहीं। शीला की इस बात को सुनकर अब दमयंती भी समझ जाती है कि आखिर शीला कौन से काम की बात कर रही है। इसलिए दमयंती अब शीला से कहती है कि हाँ हो तो गया है शीला, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, लेकिन अंजलि मल्होत्रा को लेकर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि मैंने पेरिस के हर एक हॉस्पिटल को बड़े ही डीपली चेक किया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में अंजलि मल्होत्रा की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पर इसे एडमिट नहीं कराया है। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि काश मुझे एक बार पता चल जाता कि वो मर चुकी है तो मुझे बहुत ही शांति मिल जाती, मेरे मन को जो सुकून मिलता ना मैं वो बता नहीं सकती।
शीला की बात को सुनकर अब दमयंती कहती है कि तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। अरे जीने दो ना बिचारी को, कितने ही साल हो गए हैं, पता नहीं तुम्हें कौन सा मजा आता है। अरे वो तो कितनी मासूम है, उसको छोड़ क्यों नहीं देती। अब तो वो तुम्हारे और राजीव के बीच में से भी कितने साल हो चुके हैं, वो हट चुकी है। इनफैक्ट वो तो तुम्हारे भाई के साथ मूव ऑन कितने सालों पहले ही कर चुकी है ना। तो नहीं तो तुम तो उसके बाद भी तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो। तुम तो क्योंकि जब राजीव गुलेरिया और अंजलि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे तो तुम शायद इसी वजह से ही तो उससे नफरत करती थी ना। लेकिन वो तो कब की तुम्हारी लाइफ से और राजीव की लाइफ से जा चुकी है, तो अब तुम उसको क्यों नहीं छोड़ देती हो। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, किसने कहा है तुम्हें कि वो मूव ऑन कर चुकी है। अरे वो तो मैं ही जानती हूँ कि आखिर किस तरह से मैंने अंजलि को किशन के बच्चों की जबरदस्ती माँ बनाया था, क्योंकि वैसा था ही नहीं। अंजलि कभी राजीव गुलेरिया को भूली ही नहीं थी, भले ही उसने मेरे भाई से शादी कर ली थी। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। अगर यही बात थी तो सालों पहले उसने किशन मल्होत्रा से शादी क्यों की, क्योंकि अगर वो राजीव गुलेरिया को भूली ही नहीं होती तो फिर वो किशन मल्होत्रा से भी शादी नहीं करती, क्योंकि जबकि वो जानती थी कि उस घर में तुम हो, क्योंकि वो ये भी तो अच्छी तरह से जानती थी ना कि तुम ना तो उसे पसंद करती हो ना स्वाति मल्होत्रा को पसंद करती हो। तुम्हारी असलियत के बारे में वो अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन तुम्हारे बारे में जानते हुए भी उसने तुम्हारे भाई से शादी की। आखिर किस तरह से फिर भी उसने किस तरह से तुम्हारे भाई से शादी की, और तुम फिर भी कह रही हो कि उसने मूव ऑन कहाँ किया। अरे उसने अगर शादी की है तो वो मूव ऑन कर ही तो चुकी है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि किसने कहा है तुम्हें कि वो मूव ऑन कर चुकी है। अरे तो वो तो मैं ही जानती हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये मुझे नहीं पता कि आखिर उसने मेरे भाई से शादी क्यों की है, ये तो मैं भी नहीं जानती। शीला की इस बात पर अब दमयंती कहती है कि क्या तुम्हें पता चला है कि वो अनिका और रोहित ने सौम्या को मारवा हाउस में कहाँ छुपा कर रखा है। दमयंती के इस सवाल पर अब शीला कहती है, नहीं मैं अभी सौम्या तक नहीं पहुंची हूँ। शीला की बात को सुनकर अब दमयंती कहती है कि तुम थोड़ा सा वेट करो, शायद तुम्हें अंजलि मल्होत्रा की मौत की खबर जल्दी ही सुनने को मिले। लेकिन मैं तो फिर भी तुम्हें यही कहूंगी कि अगर वो जिंदा भी है तो तुम्हें अब उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए तो टारगेट और भी काफी हैं। दमयंती की बात को सुनकर अब शीला कहती है, ये हुई ना बात, ये बोल कर तो तुमने मुझे भी खुश कर ही दिया। ये कहते हुए ही अब शीला अपना फोन कट कर देती है, और यहाँ दमयंती अभी इसी सोच में थी कि आखिर अंजलि ने शीला के भाई से शादी क्यों की थी। ये सोचते हुए ही अब दमयंती खुद को ही मिरर में देखते हुए कहती है, आखिर ऐसा क्या है उस अंजलि में जो राजीव उसकी तरफ खींचा चला जाता है, जबकि राजीव को खुद अच्छी तरह से पता है कि अंजलि ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ खींचा हुआ एक मैग्नेट की तरह खींचा हुआ चला जाता है। क्या कुछ नहीं कहा था तो हमने राजीव को अंजलि के खिलाफ, और हमारा प्लान वर्क भी करने वाला था कि पता नहीं राजीव गुलेरिया के बर्थडे नाइट पर क्या हुआ कि अंजलि ने राजीव की सारी ही शिकायतें एक ही पल में मिटा दी थी और हमारे पूरे ही प्लान को खराब कर दिया था। यहाँ दमयंती यही सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में अपने बेड पर करवट बदल रहे रोहित को आज नींद ही नहीं आ रही थी। हालांकि रोहित ने अनिका को ये बोल दिया था कि अनिका रात ज्यादा हो चुकी है, तुम सो जाओ, लेकिन रोहित को अभी तक अपनी आंखों में नींद नजर ही नहीं आ रही थी। रोहित को इस तरह से बेचैन देखकर अब अनिका एकदम से ही उठ जाती है और अब वो उठकर रोहित से कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, क्या कोई बात है क्या जो आपको बेचैन कर रही है, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो। अगर सच में ऐसी कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, शायद हम मिलकर उस चीज के लिए कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। अनिका की इस बात पर अब रोहित अनिका की गोद में अब अपना सिर रख लेता है। अब रोहित एक छोटे बच्चे की तरह अनिका की गोद में अपना सिर रखता है और फिर वो कहता है, अनिका सच बताऊं तो मैं अब थक चुका हूँ। अब मैं इतना थक चुका हूँ कि अब मैं सच में किसी को बता भी नहीं सकता। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका रोहित के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, कितनी बार तो कहा है आपसे मिस्टर मारवा, मैं आपकी पत्नी हूँ।
मुझे सिर्फ आपकी खुशी में ही शामिल होने का हक नहीं है, बल्कि मुझे आपके दुख में, तकलीफ में भी शामिल होने का हक होना चाहिए। आपके दुख तकलीफ में भी आपका साथ देना है, यही मेरा हक है। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, मैं जो तुमसे सच बताऊंगा, क्या तुम उस पर अनिका सच में विश्वास कर पाओगी? क्या तुम उस सच पर यकीन पर कर पाओगी अगर मैं तुम्हें सच में कोई भी सच बताऊंगा तो? रोहित की बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि एक बार भरोसा करके तो देखिए मिस्टर मारवा, एक बार मुझे बताइए तो सही कि मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ या नहीं। मिस्टर मारवा, जब तक आप मुझे कोई बात बता नहीं देते, तो जब तक आप मेरे साथ उस चीज को शेयर नहीं करते, तब तक आप प्लीज मेरे बारे में ये एक अजम्पशन मत बनाइए कि मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगी या नहीं। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित को थोड़ा सा हौसला मिलता है। अब रोहित सोचता है कि उसे प्रिंसेस लतिका के बारे में अब अनिका को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन उसके मन में अभी फिर से कोई डर होता है जिससे अब वो फिर से अपने आप को रोकता है। लेकिन अब अनिका फिर से रोहित को कहती है, मिस्टर मारवा, अगर आपको सच में लगता है कि आपको मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए तो अब मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि हो सकता है जो बात आप अपने मन में दबा के बैठे हुए हो, क्या पता उस बात को मेरे साथ शेयर करने के बाद आपको थोड़ा सा हल्का फील हो। अनिका की अब इस बात को सुनकर अब रोहित फिर से कहता है कि मैं प्रिंसेस लतिका के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रिंसेस लतिका का नाम सुनकर तो एक पल के लिए अनिका भी हैरान हो गई कि आखिर प्रिंसेस लतिका के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो मिस्टर मारवा उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन अपनी हैरानी को एक साइड करते हुए अभी अनिका कहती है, प्रिंसेस लतिका के बारे में क्या मिस्टर मारवा? अब रोहित फिर से कहता है कि प्रिंसेस लतिका हमारा मारवा खून ही है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका हैरान जरूर थी, और अब वो कुछ देर तक तो सोचने के बाद अब वो एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहती है कि इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस लतिका मारवा खानदान की बेटी है। क्या आप यही कहना चाहते हैं क्या? अनिका की बात का जवाब देते हुए रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है, जिससे अब अनिका भी समझ जाती है कि सच में प्रिंसेस लतिका मारवा परिवार का खून है। लेकिन अगर वो मारवा परिवार का खून है तो उसका पिता कौन है? रोहित का ये रिएक्शन देखकर अब अनिका कहती है कि अगर वो सच में ही मारवा परिवार का खून है, अगर उसकी रगों में मारवा परिवार का खून है, तो आप ये भी बताइए ना कि वो किसकी बेटी है, उसका पिता कौन है? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित बिल्कुल से ही खामोश हो जाता है, और फिर वो अपनी आंखें एकदम से ही बंद कर लेता है। और अब यहाँ अनिका मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है वो जिसकी बेटी प्रिंसेस लतिका है। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है, क्योंकि अनिका बड़ी दूर की ही आवाजों को बड़ी ही आसानी से सुन सकती थी, इसलिए उसे वहां पर बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। अनिका अब एकदम से चौकन्ना हो जाती है। अनिका अब रोहित के सिर के नीचे एक पिलो रखती है और फिर वो बेड से उठकर जाने लगती है। अनिका को ऐसे अचानक से जाता हुआ देखकर अब रोहित भी हैरान हो जाता है। अब रोहित अनिका से पूछता है, अनिका क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? क्योंकि रोहित ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनिका उसके ऊपर कोई शक कर रही है, इसलिए अनिका अपनी इमोशंस को छिपाने के लिए यहाँ से उठकर चली गई हो। इसलिए रोहित सीधा ही अब अनिका से ये सवाल पूछता है। तब अनिका अपने मुंह पर एक फिंगर रखकर अब रोहित को चुप रहने का इशारा देती है। अब अनिका की इस बात को समझकर, अब इशारे को समझकर अब रोहित भी समझ जाता है कि जरूर कुछ तो हुआ है। कुछ ही देर में अब अनिका जल्दी से अपने बाथरूम से होकर अब नीचे बेसमेंट की तरफ चली जाती है, क्योंकि जहां से आवाज आ रही थी वो कहीं और से नहीं बल्कि बेसमेंट से ही आ रही थी। इसलिए अनिका जितना बेसमेंट की तरफ बढ़ रही थी उसे वो आवाज कुछ और भी ज्यादा आ रही थी। इसलिए अब अनिका वो लैब की तरफ जाती है। तो जैसे ही अनिका लैब की तरफ जाती है तो वो देखती है कि लैब के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही आई हुई थी। अपनी माँ को इस तरह से अपने सामने देखकर अब अनिका जल्दी से अपनी माँ को एक जोर का हक कर लेती है। अनिका अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है, माँ आपको आने की क्या जरूरत थी? वो सारी ही चीजें जो मुझे आपसे चाहिए थी आप मुझे वैसे भी तो भिजवा सकती थी ना। तो मैंने आपसे मांगी थी तो आप यहाँ पर उन्हें लेकर क्यों आई हैं?
अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति स्माइल के साथ कहती है कि हाँ बेटा, भिजवा तो सकती थी, लेकिन मैं एक बार अंजलि को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। आखिर मेरी बचपन की फ्रेंड जो थी। अपनी माँ की बात को सुनकर अब अनिका स्वाति मल्होत्रा के हाथ से वो सारी ही चीजें ले लेती है जो उसने उस पंछी के द्वारा अपनी माँ से मंगवाई थी, और फिर अब वो अपनी लैब में चेक करने लगती है। वहां दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा भी अंजलि मल्होत्रा को देखने चली जाती है, और फिर वो स्वाति अब अंजलि को एग्जामिन करने के बाद अपने मन में ही यही सोचती है कि उसने अंजलि को वो इंजेक्शन दे देना चाहिए जिससे अंजलि को जल्दी ही होश में आने में मदद मिलेगी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अपने साथ उस इंजेक्शन को लेकर आई थी। स्वाति मल्होत्रा अब अपनी पॉकेट से एक टैबलेट निकालकर उसे अंजलि के मुंह में डाल देती है, और फिर उसे एक इंजेक्शन भी उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। थोड़ी देर तक अंजलि को देखने के बाद अब स्वाति उस वार्ड से बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि स्वाति से भी अब अंजलि मल्होत्रा की हालत देखी नहीं जा रही थी। स्वाति ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फ्रेंड जो इतनी शरीफ है, जिसकी कभी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई है, वो ऐसे आज इस हालत में हो सकती है। अब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि अनिका, और अब स्वाति देखती है कि अनिका की मदद कर रही है। अनिका ने जब देखा कि उसकी माँ लैब में आ गई है तो वो अब एनी को सारे ही इंस्ट्रक्शन देकर अब अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति हैरानी से उसे देखती है और फिर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी बेस्ट डॉक्टर है। ये कहते हुए ही अब स्वाति अनिका से कहती है कि कल तक अंजलि को होश आ जाएगा, तुम बस अब उस ड्रग को बनाने में लग जाओ, क्योंकि अगर अंजलि को अपनी हालत के बारे में कुछ भी पता चला तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उससे पहले ही तुम्हें उस ड्रग को बनाना होगा ताकि उसकी रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए। और इतना ध्यान रखना कि तुम्हें अंजलि को किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी या उसकी हड्डियों की ऐसी हालत है तो शायद वो कभी भी अपने जीने की आस ही छोड़ देगी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और फिर स्वाति मल्होत्रा और अनिका दोनों ही वहाँ लैब के पास बनी हुई एक बेंच पर बैठ जाती हैं।